अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं संशा और आप देख रहे हैं क्राइम जोन। भाभी कितना टाइम होगा मुराद भाई को गए हुए? कल शाम से गायब है। मेरा तो दिल ही घबरा रहा है। साहब एक लाश मिली है। यहाँ तो रोज किसी न किसी की लाश मिलती है। मैंने एक FIR कटाई थी डकैती की, क्या बनी? यार बाइक घर से गायब है यार, कुछ अता पता नहीं चल रहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल किए हुए 18 घंटे हो चुके हैं। जब तुम डॉक्टर के पास गए थे ना, तब सलीम आया था। फिर यही है सर यही है वो डॉक्टर, यही है वो डॉक्टर सर। क्या मतलब है तुम्हारा? आप लोग यहाँ से कोई इधर उधर भागने नहीं पाए, तुम मेरे साथ चलो। ये क्या बदतमीजी है? क्या तमीज मत सिखाओ और कौन है घर में? चलो उठे, बहुत सुहाने ख्वाब दे लेंगे। क्राइम जोन के इस नए एपिसोड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और जो लोग बेसब्रे हो जाएं उनका अल्लाह पाक भी साथ नहीं देता। हर चीज़ पाने की ख्वाहिश हर इंसान को है। दूसरों को मुश्किल में डालकर अपने लिए आसानियां पैदा करने की ख्वाहिश इंसान के अंदर अज़ल से अबद तक रहेगी। शायद यही वजह है कि वो अपने और परायों की तमीज़ भूल जाता है। दूसरों को धोखा देते देते वो खुद भी धोखा खा जाता है। आज भी हम आपको ऐसा ही कुछ दिखाने जा रहे हैं, ज़रा दिल थाम के रखिएगा। आइए देखिए। मेरा नाम सिमरन है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं मुराद नामी शख्स से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन हम दोनों के घर वाले इजाज़त ही नहीं दे रहे थे। इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और फिर हम भागकर कराची आ गए। यहाँ पे मुराद बेरोज़गार था और घर के खर्चे थे जो मारे दे रहे थे। हम अपने साथ जो रकम लाए थे वो भी सब ख़त्म हो गई थी। मुझे बाद में पता चला कि मुराद दरअसल डकैतियाँ करता है और असल पेशा इसका जुराइम करना है। साहब एक लाश मिली है। यहाँ तो रोज किसी न किसी की लाश मिलती है। तुम किस लाश की बात कर रहे हो? सुबह किसी ने इतला दी थी साहब को किचा कुंडी में लगी हुई आग से इंसानी गोश्त के जलने की बू आ रही है। इतला किसने दी? साहब को राहगीर था, काम पर जाते हुए उसे महसूस हुआ। अच्छा, आगे की रिपोर्ट क्या है? साहब हमने मौके की कार्रवाई मुकम्मल करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अब वो किस हालत में? साहब जलकर कोयला हो चुकी है। लगता है किसी ने ये जानबूझ के ऐसे किया है कि लाश की शिनाख्त ना हो सके। कोई काबिल जिक्र चीज़ मिली है? सर ये तलाई अंगूठी के अलावा और कुछ नहीं मिला। ठीक है, इसका अंदाज कर लो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो मुझे बता देना। ओके सर। अच्छा, तुमने लाश तो देखी होगी, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये टारगेट किलिंग है या कोई जाती दुश्मनी? मेरा अंदाजा सर ये कोई तयशुदा कत्ल है, क्योंकि टारगेट किलर कभी किसी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश नहीं करते। गुड, अच्छा पॉइंट। तुम अपनी पूरी कोशिश करो, जल्द से जल्द मुजरिम को गिरफ्तार करो और मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर। भाभी कितना टाइम होगा मुराद भाई को गए हुए? कल शाम से गायब है। मेरा तो दिल ही घबरा रहा है। कहाँ जा सकते हैं? इस शहर में कोई रिश्तेदार भी तो नहीं? बस मुझे तो यही कहकर गए थे कि थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसके बाद कुछ भी अता पता नहीं है। और उनका फ़ोन भी बंद है, कहाँ होगा? मेरी मानो तो पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें 1-2 दिन इंतज़ार कर लेना चाहिए। हो सकता है शहर से बाहर गए हों किसी काम के सिलसिले में। ऐसा नहीं हो सकता, वो हमेशा मुझे बता कर जाते हैं। अच्छा, इकबाल कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास गया दवाई लेने। अच्छा, उसे कुछ मालूम भी है मुराद भाई के गुम होने का? हाँ, उस बेचारे की तो कल से ही तबीयत ठीक नहीं थी। ऊपर से मुराद के ना आने की बात पर मज़ीद परेशान हो गया। मैं अपने तौर तरीके से कुछ मालूमात करता हूँ। जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। मैंने तो तुम्हें इसलिए फ़ोन करके बुलाया था कि तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम फिक्र मत करो भाभी। मुझे और तो कोई फिक्र नहीं है, बस इस शहर के हालात से डर लगता है। मुराद कोई बच्चा थोड़ी है जो गुम हो जाएगा, होगा कहीं ना कहीं। बस जहाँ भी हो खैरियत से हो। बस दुआ करो भाभी, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। नाज़रीन, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस शहर से अब 3 चीजें बड़ी वाफिर मिकदार में मिलती है। नंबर 1, खाली प्लॉटों और मैदानों से मिलने वाली बोरीबंद लाशें। नंबर 2, कचरा कुंडी से मिलने वाले वो लावारिस बच्चे जिनके माँ बाप का कुछ अता पता नहीं। नंबर 3, बेपनाह टेंशन जो आपको सरकारी और गैर सरकारी इदारों से मिली। इसीलिए कहते हैं नाज़रीन, अल्लाह पाक 3 चीजों से दुश्मन को भी महफूज रखे: पुलिस स्टेशन, अस्पताल और अदालत। नाज़रीन, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर डालें
तो ऐसे कई लोग हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे आसपास मोहल्लों में ही रहते हैं, लेकिन हम उनकी इत्तला पुलिस को नहीं देते, जबकि वो पुलिस को मतलूब भी हैं बहुत ही संगीन जराइम की वारदातों में। शायद यही वजह है कि इस शहर पर कातिल और डाकुओं का राज है और टारगेट किलिंग जगह जगह हो रही है। अरे आप फिक्र ना करें, हो जाएगा काम आपका। बिल्कुल ओके, ठीक है, बाद में बात करेंगे। बाय बाय। जी सर, हुकुम, बैठें। हुकुम क्या जी? मैंने एक FIR कटाई थी डकैती की, क्या बना? और तुम भी कितने सादा हो, और मुलजिम पकड़ना कोई आसान काम है, और कहीं कहीं दिन लग जाते हैं। आप चाहें तो समुंदर पार से भी मुलजिम पकड़ लें, कोशिश करके तो देखें। जो चाय पानी का खर्चा होगा मैं हाजिर हूँ। आज ही कत्ल की वारदात हुई है, पहले उस पर तफ्तीश होगी। आपको तो मालूम है कत्ल की वारदात डकैती से बड़ी होती है। वो तो ठीक है, मरा हुआ शख्स दोबारा तो नहीं आ सकता। फिर मेरी बेटी की शादी सर पर है, आप कोशिश करके मेरे जेवरात तो निकलवा दें। अजीब आदमी है तुम, और मुलजिम का कोई अता पता नहीं, और जेवर बरामद कराने की रट लगाई हुई है। मेरे बस में होता ना तो ये मैं तुम्हें दे देता, 15-16 हज़ार की तो होगी। ये कहाँ से मिली? लाश के पास से, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं बची। क्या ये किसी औरत की लाश थी? लाश बेशक जल चुकी है, लेकिन अंदाज़ा किया जा सकता है कि यह किसी औरत की नहीं। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। ये मेरी बेटी की अंगूठी है जो जेवरात में शामिल थी। सियाने ठीक ही कहते हैं, और सावन कंधे को हर जगह हरा रही नजर आए। ये अंगूठी और हर जेवर तुम्हें देखकर अपनी बेटी का ही लगेगा। भला एक मर्द लेडीज अंगूठी क्यों पहनेगा? बेशक ये अंगूठी ना सही, लेकिन इसी तरह की अंगूठी जेवर में शामिल थी। अच्छा ठीक है, मैं इसे देखकर याद रखूंगा। जैसे ही कोई इत्तला आई मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इजाज़त है। अच्छा, शुक्रिया। नाजरीन, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में अखलाकी कदरें जवाल का शिकार हैं, और हम लोग कोई भी गैर शरई काम करने से पहले बिल्कुल भी नहीं झिझकते, जरा सा भी नहीं सोचते कि ये गैर शरई है। हमारे माशरे का नौजवान जिसने इस मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, वो ये सब छोड़कर चोरी, डकैती, कत्लो जना जैसी वारदातों में पड़ गया है। नाजरीन, ये कौन लोग हैं जो हमारे नौजवान नस्ल को इस तरह बहकाते हैं और इस लालच के लिए मजबूर करते हैं कि वो इस तरह के जराइम करें? आपने ऐसे ही कुछ इस कहानी में देखा। आइए देखते हैं कहानी का बाकिया हिस्सा। दोस्ती दूर की अच्छी और रोटी तंदूर की अच्छी, यानी कि कजन और दोस्त को घर तक की रसाई नहीं देनी चाहिए। कातिल मकतूल के घर के अंदर बैठा था और उसकी बीवी के साथ अटखेलियां कर रहा। इस सिचुएशन में गुस्सा दुरुस्त था बिल्कुल मुराद। ऐसी सिचुएशन में कमजोर से कमजोर मर्द भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता। ऐसी सूरत हाल से ही मुराद भी दो चार था। नाजरीन, मुराद की वो शरीक हयात जिसने उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया था, जैसे उसने देखा कि उसकी वही शरीक हयात उसके दोस्त की बाहों में खेल रही थी, तो वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और यही वजह बनी कातिल ने मकतूल को कत्ल कर दिया। मुराद ने अपने एक हरदिल अजीज दोस्त इकबाल को भी अपने साथ घर में रख लिया। मुराद मुझे शादी के बाद मारता था, और ऐसे में इकबाल ने मुझे अपना प्यार जताना शुरू कर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इकबाल से मोहब्बत करने लगी। और फिर एक रोज़ मैं, मुराद और इकबाल, हम तीनों ने मिलकर डकैती मारी। कामयाब डकैती में हमारे हाथ बहुत सारा सोना लगा। सलीम, क्या हुआ भाई, किन सोचों में हो? यार बाइक घर से गायब है यार, कुछ आता पता नहीं चल रहा। तो थाने में रिपोर्ट लिखवाई? नहीं यार, अभी तो नहीं। भाई आजकल के हालात देख रहे हो तो फौरन चलो थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। चलो चलो अभी चलो। चलो यार, चलते हैं, अभी आ जाओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल किए हुए 18 घंटे हो चुके हैं। इसका मतलब है रात को कत्ल करने के बाद लाश फेंकी गई और मंसूबे के तहत उसे नजर आतिश कर दी। सर मोहरे के कत्ल क्या है? खून का वजह न वजह मौत लिखा है। कातिल ने किसी तेजधार आले से कत्ल किया और फिर लाश को ठिकाने लगा दी। अभी तक तो किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है सर, और ना ही किसी और थाने से इस केस के मुताबिक कोई इत्तला आई है। ये हो सकता है कि मरने वाला कहीं बाहर से आया हो।
हाँ, ये हो सकता है साहब किसी ने उसे बुलाकर कत्ल कर दिया हो। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कातिल कोई करीबी शख्स था, वरना वो किसी अजनबी के कहने पे कैसे आएगा। लाश नाकाबिल शनाख्त है सर, इसलिए मीडिया में तस्वीर वगैरह देने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम कोशिश जारी रखो, अगर इस हवाले से कोई भी पेशरफ्त हो तो मुझे इतला दो। पेशरफ से सर याद आया, 2 दिन पहले हमारे थाने में डकैती की रिपोर्ट दर्ज हुई है। हाँ, लेकिन इसका इससे क्या ताल्लुक? साहब, जिस आदमी के घर में डकैती हुई है उसने लाश से बरामद होने वाली अंगूठी देकर कहा कि ये तो मेरी बेटी की है। हाँ, एक बात तो रह गई, आखिर मकतूल को लेडीज अंगूठी पहनने की ज़रूरत क्या पड़ी? हाँ साहब, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, डकैती वाले बंदे से राब्ते में रहो, और कोई भी शनाख्त का पहलू सामने आए तो काम आगे बढ़ाओ। ओके सर। उठो, दवाई खा लो। मेरा तो सर दर्द से फट रहा है। सब ठीक हो जाएगा, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो। जब तुम डॉक्टर के पास गए थे ना, तब सलीम आया था। फिर कहाँ है वो? मुराद का पता करने गया है। तुमने उसे बताया कि मैं कहाँ हूँ? जहाँ तुम थे वहीं का बताना था। फिर कुछ कहा नहीं सलीम ने? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं की, बस परेशान है मुराद के अचानक गायब हो जाने से। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम खामखा ही परेशान हो रहे हो। तुमसे ज़्यादा तो मुझे परेशान होना चाहिए, पर फिर भी मैंने अपने आप को संभाला हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा करो, कुछ देर सो जाओ, नींद कर लोगे तो रिलैक्स हो जाओगे। क्या पता तब तक सलीम भाई भी आ जाए। नींद तो नहीं आ रही, लेकिन कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? सर मेरा भाई 2 दिन से गायब है सर। तो क्या बता कर गया था? सर वो घर वाली को यही बता के गया कि मैं कुछ देर में लौट आऊँगा, लेकिन सर अब तक उसका कुछ पता नहीं चला सर। तो पहले कभी ऐसे हुआ है इतनी देर घर से गायब रहा हो? नहीं सर, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ सर। सर अगर देर सवेर हो भी जाती है तो सर वो फ़ोन पर रब्ता करता था सर। कोई तस्वीर वगैरह? जी सर, है सर। मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेता हूँ। वैसे हमें एक लाश मिली है, तुम एक नज़र उस पर डालो। लाश क्या इस तस्वीर से मिलती जुलती है सर? लाश जल जाने की वजह से नाकाबिल शनाख्त है, लेकिन हो सकता है भाई होने के नाते आप पहचान लो। कहाँ है? मुझे कहाँ जाना होगा सर? तुम्हें इसके लिए मुर्गा खाने जाना होगा। सर कुछ पता चला डाकुओं का? तो भाई तुम क्यों बार बार यहाँ आ जाते हो? हम भी काम कर रहे हैं, कोई फारिग तो नहीं बैठे हुए। सर जी, मेरी तमाम उम्र की जमा पूंजी थी मेरी, वो जो लूट के ले गए वो डाकू। यही है सर, सर यही है वो डाकू, यही है वो डाकू सर। क्या मतलब है तुम्हारा? सर इसके साथ एक औरत और एक मर्द भी था जिसने मेरे घर पर डकैती डाली। तो भाई तुम्हें पक्का यकीन है ना किसी ने तुम्हारे घर डाका डाला था? जी जी सर, पक्का यकीन है, यही है वो लोग। और इसको तो मैं भूल भी नहीं सकता। बहुत शोर शराबा किया था सर इसने। क्या तुम दूसरे बंदे को पहचान लोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहचान लूंगा। अच्छा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? और तुम्हारा भाई काम वाम क्या करता है? सर दरअसल ये मेरा मुंह बोला भाई था सर। लाहौर से कराची आया था सर रोज़गार के सिलसिले में सर, और उसके साथ इसकी बीवी सिमरन और छोटा भाई भी था। पहले तो मुझे अपनी मुंह बोली फैमिली से मिलवाओ, बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। सर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं सर, हो सकता है शायद इन साहब को कोई गलतफहमी होगी। तो तमाम गलतफहमियां हम दूर कर देंगे, तुम बेफिक्र रहो, उठो चलो। नाजरीन, खुदा की लाठी बेआवाज़ है। हर जुर्म करने से पहले मुजरिम यही सोचता है कि उसका जुर्म पोशीदा रहेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। मुजरिम हमेशा अपने जुर्म के पीछे एक ना एक ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कातिल का एक मामूली सा क्लू तफ्तीशी ऑफिसर को मिला और वो कातिल तक पहुंच गया। पक्का यकीन है ना किसी ने तुम्हारे घर डाका डाला था? जी जी सर, पक्का यकीन है, यही है वो लोग। भाभी कितना टाइम होगा मुराद भाई को गए हुए? कल शाम से गायब है, मेरा तो दिल ही घबरा रहा है। साहब एक लाश मिली है। यहाँ तो रोज किसी न किसी की लाश मिलती है। मैंने एक FIR कटाई थी डकैती की, क्या बना? यार भाई घर से गायब है यार, कुछ अता पता नहीं चल रहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल किए हुए 18 घंटे हो चुके हैं। जब तुम डॉक्टर के पास गए थे ना, तब सलीम आया था। फिर यही है सर, सर यही है वो डाकू, यही है वो डाकू सर। क्या मतलब है तुम्हारा?
भागने नहीं भाई, तुम मेरे साथ चलो। आओ। ठीक है, बदतमीजी है। क्या तमीज मत सिखाओ, और कौन कौन है घर में? चलो उठ, बहुत सुहाने ख्वाब ले लेंगे। नाज़रीन, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, और होता वही है जो कुदरत सोच चुकी होती है। कुदरत का फैसला हमेशा सच्चा होता है। फिर भी हम लोग कितने मासूम हैं, अपने आप को बेहद चालाक और शातिर समझते हैं। नाज़रीन, जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि कातिल की सारी चालाकी और अयारी धरी की धरी रह गई, और वो अपने आप को कानून की गिरफ्त से नहीं बचा सका। आप लोग यहाँ रुको, यहाँ से कोई भागने नहीं भाई, तुम मेरे साथ चलो। आओ, भागो भागो। ठीक है, बदतमीजी है। क्या तमीज मत सिखाओ, और कौन कौन है घर में? सलीम भाई, ये क्या मसला है? एक तो मेरा शौहर गायब है, ऊपर से ये लोग हम पर ही बदमाशी कर रहे हैं। घबराओ मत, बस छोटा सा मसला है, वो क्लियर करेंगे। वो तो क्लियर है, ये वही लड़की है जो डाकुओं के साथ थी। दिमाग ठीक है आपका? दिमाग ठीक है या खराब है? आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। अंदर जाओ, जाके तलाशी लो कौन कौन है घर में। जाओ, डॉक्टर बनने चली। चलो उठ, बहुत सुहाने ख्वाब ले लेंगे। चल चल चल। ख्वाब देख लिया तूने? ले चल इसको, ले चल इसको, पकड़ इसको। आप भी चले, बहन आप भी चले। ले चलो। सच नहीं बताया ना, इससे भी ज्यादा तेरा बुरा हाल करूंगा। सर वो मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। हर बंदा गुनाह करने के बाद यही कहता है। हुआ क्या था ये बताओ। हम लाहौर से आए। आगे बता, आगे। तो वो जी हाँ नाज़रीन, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। किसी इंसान का कत्ल, एक जीते जागते इंसान को उसकी जिंदगी से महरूम करना, ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि किसी शैतानी सोच रखने वाले का कारनामा हो सकता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि इंसान के अमाल का दारोमदार उसकी नीयत पर होता है, और जैसी इंसान की नीयत होती है अल्लाह पाक उसके लिए वैसा ही फैसला फरमाता है। नाज़रीन, अगर नीयत सच्ची हो तो मंजिल खुद ब खुद पीछे भागती है, कदम चूम लेती है उस इंसान के जिसकी नीयत सच्ची हो। अगर इंसान ही बदनीयत हो तो वो जिंदगी भर मंजिल के पीछे पीछे भागता है और उसे मंजिल नहीं मिलती। मुराद की बीवी की नीयत में खोट आ गया था और इसी वजह से उसने अपने शौहर के होते हुए भी उसके दोस्त के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। नाज़रीन, अगर इस तरह के काम होंगे तो उसके अंजाम भी बुरे ही होंगे। इस कहानी में भी अंजाम तबाही ही निकला। आइए देखते हैं कहानी का आखिरी हिस्सा। सिमरन और मुराद ने भाग के शादी की थी। इनकी जान को खतरा था, कराची आ गए भाग के। वहाँ क्या करते थे? यही छोटी मोटी डकैती है। जान का खतरा तो मुराद और उसकी घरवाली को था, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए? वो सिमरन मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन ये बात मुराद को मालूम थी? नहीं, और सिमरन को भी नहीं पता था। लेकिन वो तो तुम्हारी ज्यादा तरफदार बन रही है। वो क्यों? वो मुराद से शादी तो हो गई, वो मारता पीटता बहुत था और इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। सिमरन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया मैंने। अच्छा, तो फिर तुम लोगों ने मुराद को कत्ल कर दिया? हमने कत्ल का नहीं सोचा था, हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन बात ऐसी हो गई कि मुराद हमारे हाथ से मारा गया। क्या सोचा था? हमने सोचा था कि 2-4 लंबे हाथ मार के कराची छोड़ देंगे। उस दिन हमने डकैती की तो बहुत सारा पैसा और जेवरात आया, हम बहुत खुश थे। तुम तो सोना देखकर पागल ही हो जाते हो। मेरी जान,
ये चीज़ ही ऐसी है, इसे देखकर हर कोई पागल हो जाता है। क्यों ना आज हम बाहर खाना खाने चले? नहीं, हमारा बाहर घूमना फिरना मुनासिब नहीं। और सुना है तुम्हारा भाई भी कराची आ चुका है। कुछ नहीं होता है, इतना बड़ा शहर है, उसको क्या पता हम कहाँ हैं। नहीं यार, आज हमने इतना बड़ा हाथ मारा है और मैं आज कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। पर मुझे भूख लग रही है। तो इकबाल कहाँ है? वो नहा रहा है, तुम जाकर ले आओ ना। आज मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, बल्कि कातला हूँ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कभी भी अपने घर वालों से बेवफाई ना करें। अल्लाह मुझे माफ़ करे। नाजरीन, जो शख्स दूसरों के माल पर बुरी नज़र रखता है, उसके माल पर भी लोग बुरी नज़र रखेंगे। अगर कोई शख्स किसी की इज्जत को पामाल करता है तो एक ना एक दिन उसकी भी इज्जत जरूर सरेबादार होगी। यानी कि जो शख्स जैसा करेगा वो वैसा जरूर भरेगा। अगर हम सारे लोग ये सोच लें किसी भी जुर्म को करने से पहले कि इसका अंजाम कितना भयानक और बदतर हो सकता है, तो शायद हम वो जुर्म भी ना करें। अगर सब लोग यही सोचना शुरू कर दें तो हमारा माशरा सुधर सकता है नाज़रीन, हमारे माशरे में बेहतरी आ सकती है, कत्ल जैसे जराइम की वारदातों में कमी आ सकती है। उम्मीद है कि आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट हसन शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।